ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है वेडनेसडे एडम। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक आउटकास्ट है। आउटकास्ट मतलब क्या, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंसान नहीं है। इंसान के अलावा और भी बहुत कोई है, जैसे कि वेयरवुल्फ, वैम्पायर, साइकिक, चुड़ैल, जादूगर, लेकिन इंसान नहीं। आज के इस दौर में इंसान और आउटकास्ट एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन वेडनेसडे सबसे बहुत अलग है। वो काफी शातिर, चालाक और तेज है और उसे नफरत है लोगों से। खैर छोड़िए, वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला है, लेकिन सीजन 2 से पहले हम लोग सीजन 1 के बारे में जान लेते हैं। वेडनेसडे जब अपनी स्कूल में पहुंचती है तो देखती है कि उसके भाई पक्सली को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। अब उसकी ये उम्र हो चुकी थी कि उसके अंदर भी अपनी माँ की तरह साइकिक शक्तियाँ आ जाए। साइकिक शक्तियाँ मतलब आने वाला कल या बीता वाला कल, दोनों को देखने की ताकत। लेकिन इस शक्ति को वेडनेसडे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसे कब क्या दिखेगा उसे भी नहीं पता। वो ये देखती है कि उसके भाई को कुछ लड़कों ने परेशान किया है, तो अब वेडनेसडे को अपने भाई का बदला लेना था। वो अपने भाई का बदला ले लेती है और अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके मॉम और डैड यानी कि कोमक्स और मोर्टिशिया ये समझ जाते हैं कि वेडनेसडे अब नॉर्मल स्कूल में पढ़ नहीं सकती, तो वो पढ़ेगी आउटकास्ट के स्कूल में जिसका नाम है नेवरमोर। इसी स्कूल में कोमस और मोर्टिशिया भी पढ़ चुके थे और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। वेडनेसडे को प्यार, जज्बात, इन सारी चीजों से बहुत नफरत थी और उससे भी ज्यादा अपनी माँ से। वो अपनी माँ की तरह ना शादी करना चाहती थी, ना ही हाउसवाइफ बनना चाहती थी और उसे इस स्कूल से भी नफरत थी, लेकिन अब मजबूरी थी, उसे इस स्कूल में जाना पड़ेगा। वेडनेसडे को पता नहीं है कि जहाँ एक तरफ वो नेवरमोर में पढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नेवरमोर के पास वाले जंगल में एक शैतान है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कौन है ये मॉन्स्टर? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। फाइनली वो लोग नेवरमोर में पहुंचते हैं और नेवरमोर की प्रिंसिपल गोमस और मार्टिशिया की पुरानी दोस्त वेम्स है। वो वेडनेसडे का स्वागत करती है। गोमस और मार्टिशिया वेम्स को बताते हैं कि वेडनेसडे सबसे काफी अलग है, उसे रंगों से परहेज है और उसे रंग से एलर्जी भी होती है, तो इसलिए वो सिर्फ एक कलर पहनती है, ब्लैक। वेम्स मान जाती है कि वेडनेसडे का यूनिफॉर्म ब्लैक ही रहेगा। उसके बाद वेम्स वेडनेसडे को उसके रूममेट एमिट से मिलवाती है। एमिट जो कि एक वेयरवुल्फ थी और काफी अच्छी थी और उसे खुश रहना बहुत अच्छा लगता था। वो वेडनेसडे को देख के बहुत खुश है, लेकिन वेडनेसडे को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं। एमिट वेडनेसडे को पूरा स्कूल घुमा रही है कि देखो ये है वैम्पायर, ये है वेयरवुल्फ, ये है सायरन, लेकिन इस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है बियांका जो कि एक सायरन है यानी कि जल परी। कहा यह जाता है कि उसके गाने में इतनी ताकत होती है कि वो लोगों को काबू कर सकती है। वो इस स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के सेवियर को डेट करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। वेडनेसडे को ये सारी बातें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो जल्द से जल्द इस स्कूल से और शहर से भागना था। स्कूल के सारे लोग वेडनेसडे के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वेडनेसडे के कारनामे सबको पता थे कि उसने क्या क्या किया है और सबको उसे एक पागल, एक साइको समझते थे, लेकिन उसे इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। अब कोमेक्स और मार्टिशिया अपनी बेटी को नेवरमोर में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मार्टिशिया वेडनेसडे को समझाती है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, लेकिन वेडनेसडे अपनी माँ को चैलेंज देती है कि वो यहाँ से भाग के दिखाएगी। वो कभी भी अपनी माँ जैसा नहीं बनेगी। मार्टिशिया समझ जाती है कि उसकी बेटी कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए वो लोग अपना पालतू हाथ द थिंग वहां छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पे नजर रखे और उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें देता रहे। जहां पर एक तरफ वेडनेसडे इस स्कूल में फंस चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जंगल में इस शहर का शेरिफ पहुंच चुका था। इस जंगल में आज पहली बार नहीं बल्कि 2-3 दिन से खून होते जा रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये खून कौन कर रहा है। शरीफ को शक है कि ये काम नेवरमोर के लोग ही कर रहे हैं। इस शहर के लोग आउटकास्ट से नफरत करते थे और शरीफ भी उनमें से एक था। इन सारी बातों से अनजान वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है और कमरे के आधे हिस्से को अपने हिसाब से सजा रही है, यानी कि काले रंग में। एमिट को ये बात पसंद नहीं आती और उन दोनों के बीच में बहस हो रही है, लेकिन इससे पहले उन दोनों की बहस आगे बढ़ पाती, वहां पर उनकी टीचर मिस टॉन्सेल आ जाती है। वो उन दोनों को रोक देती है और उन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों को अच्छे से रहना है, लेकिन क्या वेडनेसडे इनकी बात सुनेगी? आइए जानते हैं। अगले दिन वेडनेसडे ये देखती है कि बियांका शॉर्ट फाइट में सबके ऊपर भारी पड़ रही है और वो एक स्टूडेंट जिसका नाम रोवन है उसे तंग कर रही है। वेडनेसडे को ये पसंद नहीं आता। वो बियांका को चैलेंज करती है। बियांका जो कि शुरू से वेडनेसडे को पसंद नहीं कर रही थी, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। उन दोनों के बीच में फाइट होता है और ये फाइट वेडनेसडे हार जाती है।
वेडनेसडे काफी गुस्से में वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन अब बारी थी एक ट्विस्ट की। वेडनेसडे ये देखती है कि उसके सर के ऊपर एक मूर्ति गिरने वाली है, लेकिन इससे पहले उसे कुछ हो पाता जेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो जेवियर उसके पास है। कोई आम लड़की होती तो जेवियर को थैंक यू कहती, लेकिन ये तो वेडनेसडे थी। वो जेवियर को कहती है कि मेरी मौत इतनी शानदार होने वाली थी, तुमने मुझे बचाया क्यों? तब जेवियर उसे याद दिलाता है कि याद करो जब हम लोग 10 साल के थे और तुम्हारी दादी का फ्यूनरल हो रहा था तो मैं तुम्हारी दादी के कॉफिन में फंस चुका था, मैं मरने वाला था और तब तुमने मुझे बचा लिया, तो इसलिए आज मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। शायद धीरे धीरे वेडनेसडे जेवियर को पसंद कर रही है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और फाइनली वो थिंग को देख लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके माँ बाप ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए थिंग को यहाँ पर भेजा है। वो थिंग को धमकी देती है कि मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी और अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो आज के बाद तुम सिर्फ मेरे वफादार हो। थिंग मान जाता है। अब वेडनेसडे का एक प्लान था कि उसे यहाँ से भागना है और भागने का मौका उसे कल मिलेगा, क्योंकि कल वेम्स उसे लेके काउंसलर के पास जाएगी। कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वेडनेसडे के बिहेवियर को ठीक करने के लिए उसे काउंसलर के पास ले जाया जाए। वेम्स वेडनेसडे को लेके काउंसलर के पास जाती है। काउंसलर वेडनेसडे से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वेडनेसडे को इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बाथरूम का बहाना बनाती है, बाथरूम में जाती है और बाथरूम के रास्ते से वहां से भागने की कोशिश कर रही, लेकिन वो भागेगी कैसे? उसे टेक्नोलॉजी से नफरत है। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात टाइलर से होती है। टाइलर की कॉफी मशीन खराब हो चुकी थी, तो वेडनेसडे उस मशीन को ठीक कर देती है। बदले में टाइलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा दूंगा, बस कुछ देर इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने दो। वेडनेसडे इंतजार कर रही है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शहर के लोग आउटकास्ट को पसंद नहीं करते थे, तो वहाँ पर मेयर का बेटा लूकस अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। वो वेडनेसडे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं था कि वो किससे भिड़ रहा है। वेडनेसडे उन सबको सबक सिखा देती है, लेकिन उसी वक्त शेरिफ वहाँ पर आता है और वेडनेसडे को ये पता चलता है कि शेरिफ और कोई नहीं बल्कि टाइलर का पापा है। इससे पहले शेरिफ कुछ कर पाता, वहाँ पर वेम्स भी आ जाती है। वेम्स को समझ में आ गया था कि वेडनेसडे भागने वाली है। वेम्स उसे लेके वहाँ से जा रही है और तब शेरिफ को पता चलता है कि ये एडम है, गोम्स की बेटी, और वो कहता है कि ये तो एक खूनी की बेटी है, इसका बाप खूनी था इसलिए ये इतनी बदतमीज है। वेडनेसडे को समझ में नहीं आता कि क्या उसके पिता ने सच में खून किया था। कई राज है और जवाब एक भी नहीं। वेम्स वेडनेसडे को लेके नेवरमोर की तरफ जा रही है। वेडनेसडे एक कार को देखती है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये भविष्य वेडनेसडे ने पहले ही देख लिया था। वो वेम्स को भी बताती है कि इसका ड्राइवर मर चुका है और वेम्स को भी समझ में आ जाता है कि वेडनेसडे के पास उसकी माँ की तरह साइकिक शक्तियां हैं, लेकिन वो उसे अभी कुछ नहीं कहती। रात हो जाती है। वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से में वो वायलिन बजा रही है। उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी एमिट थी। वेडनेसडे एमिट से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों उदास हो? तब एमिट उसे बताती है कि वो आज तक वेयरवुल्फ बन नहीं पाई है और इसलिए उसकी माँ उससे नफरत करती है, और अगर वो वेयरवुल्फ बनी नहीं तो उसके परिवार वाले उसे अपनी फैमिली से निकाल देंगे। वेडनेसडे समझ जाती है कि एमिट बहुत दुखी है, तो वो एमिट को अपनी बचपन की कहानी सुनाती है कि पहले वो भी इमोशनल थी, लेकिन जब से कुछ लड़कों ने उसके पालतू स्कॉर्पियन को मार दिया तब से वेडनेसडे ने यह फैसला किया कि वो इमोशनल नहीं बनेगी और वो सख्त बन के इस दुनिया को सबक सिखाएगी। धीरे धीरे एमिट और वेडनेसडे में भी दोस्ती होती जा रही है, लेकिन वेडनेसडे को पता नहीं है कि इस स्कूल में बहुत सारे राज और खतरे भरे हुए हैं। वेडनेसडे एमिट को कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा कमरा वापस चाहिए तो मेरी मदद करो, मैं इस स्कूल से भाग जाऊंगी और तुम्हें ये कमरा वापस मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें मुझे अपना लैपटॉप चलाना सिखाना पड़ेगा। लेकिन वेडनेसडे लैपटॉप क्यों चलाना चाहती थी बताता हूँ। कहानी हमें टाइलर के घर लेके जाती है। टाइलर के घर में थिंग पहुंचता है। पहले तो थिंग को देख के टाइलर डर जाता है, लेकिन थिंग वेडनेसडे का मैसेज उसे देता है और फिर फाइनली टाइलर वेडनेसडे से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताती है कि कल एक फेस्टिवल होने वाला है और स्कूल के सारे लोग उस फेस्टिवल में जाएंगे, तो वहीं से तुम मेरी मदद करना, वहीं से मैं यहाँ से भागूंगी। टाइलर मान जाता है। फाइनली वो लोग फेस्टिवल में पहुंचते हैं और प्लान के हिसाब से टाइलर और वेडनेसडे वहां से भागने वाले, लेकिन तभी वेडनेसडे को एक भविष्यवाणी दिखती है कि रोवन को एक शैतान, एक मॉन्स्टर मार रहा है। वो रोवन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाती है। वो रोवन को रोकती है, रोवन रुको, तुम पे हमला होने वाला है। लेकिन रोवन हंसता है और वो अपनी शक्तियों से वेडनेसडे पे हमला कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि रोवन
रोवन ऐसा क्यों कर रहा है। तो रोवन उसे बताता है कि तुम्हें पता है, जब मेरी माँ इस स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी माँ ने एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग को बनाते बनाते मेरी माँ मर गई। तुम उस पेंटिंग को देखना चाहती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उस पेंटिंग को दिखाता है जहाँ पर वेडनेसडे, रोवन की माँ ने वेडनेसडे की पेंटिंग बनाई थी कि वेडनेसडे इस स्कूल को तबाह कर रही है। वेडनेसडे यहाँ पर सबको बर्बाद करने के लिए आई है। वेडनेसडे को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी भविष्यवाणी है। रोवन कहता है कि मैं सबको तुमसे बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। लेकिन इससे पहले रोवन उसे मार पाता, वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वो रोवन को मार देता है। वेडनेसडे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है ये मॉन्स्टर, आखिरकार क्यों इसने वेडनेसडे को बचाया। कई सारे सवाल हैं और जवाब एक भी नहीं। वेडनेसडे वहाँ पर बेहोश हो जाती है। प्रियंका उसे देख लेती है और प्रियंका उसे लेके स्कूल चली जाती है। होश में आने के बाद वेडनेसडे सारी बात शेरिफ को बता देती है। लेकिन शेरिफ जब उस जंगल में जाता है तो ना उस जंगल में रोवन है ना ही कोई मॉन्स्टर। अब शेरिफ स्कूल में आता है। वेडनेसडे शेरिफ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने जंगल में रोवन को देखा है, मॉन्स्टर को देखा है। शेरिफ वेडनेसडे से अकेले में बात करना चाहता है तो वो वेम्स को बाहर भेज देता है। वेडनेसडे और शेरिफ के बीच में बहस हो रही है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रोवन आ जाता है। रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया था। वेडनेसडे भी देख के ये शॉक्ड है कि रोवन जिंदा कैसे है। वो रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोवन वहाँ से चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अपने आंखों के सामने रोवन को मरते हुए देखा है, तो वो जिंदा कैसे है। अब कई सारे राज उसके सामने आ चुके थे और उसे सारे राज से पर्दा हटाना था। वेम्स को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी, तो वो वेडनेसडे को कहती है कि तुम स्कूल में होने वाली किसी भी एक एक्टिविटी में हिस्सा लोगी। और वहीं वेडनेसडे की मुलाकात यूजिन से होती है। वो मधुमक्खी के ऊपर रिसर्च करता था, यानी कि बी। लेकिन वेडनेसडे को इन सारी बातों की फिक्र नहीं है। वो जंगल की तरफ जाती है उसे सबूत इकट्ठा करने हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात टाइलर से होती है। टाइलर उसे बताता है कि उसके पापा भी यहाँ पर आए और वो अपने पापा का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका है। अब टाइलर वेडनेसडे की मदद कर रहा है। दोनों मिलके कोई सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि यहाँ पर मॉन्स्टर था। लेकिन उसी वक्त वेडनेसडे को फिर से कुछ दिखता है। उसे ये दिखता है कि रोवन अपनी शक्तियों की मदद से जेवियर के ऊपर हमला कर रहा है और रोवन ने ही वेडनेसडे के ऊपर वो मूर्ति गिराई थी। लेकिन क्यों? और रोवन के हाथ में एक किताब थी जिसमें एक निशान था। अब वेडनेसडे को उस किताब को ढूंढना था किसी भी हालत में। वो मिस थॉर्नशिल से पूछती है कि ये किताब आखिरकार मिलेगी कहाँ। तो थॉर्नशिल उसे बताती है कि कई साल पहले यहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे कहते थे नाइटशेड, लेकिन वो बंद हो चुकी है। शायद उनके पास ये किताब हो सकती थी, लेकिन अब वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। अब वेडनेसडे के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो जेवियर के कमरे में जाती है और वहाँ पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जेवियर और बियंका आ जाते हैं। बियंका जो कि वेडनेसडे की बुराई कर रही है और वो जेवियर से कहती है कि कल उसकी रूममेट एमिट बोट रेस में हिस्सा लेने वाली है और हर साल की तरह इस साल भी मैं बोट रेस जीतूंगी। बियंका की बातें सुन के वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो एमिट से मिलती है और ये फैसला करती है कि वो एमिट का साथ देगी और बियंका को इस बोट रेस में हराएगी। अगली सुबह बोट रेस शुरू होती है। उन लोगों को नदी पार करके एक जंगल में जाना था और वहाँ से फ्लैग उठा के वापस आना था। वेडनेसडे की टीम वहाँ पर पहले पहुँचती है, लेकिन उसी वक्त वेडनेसडे को फिर कुछ दिखता है। उसे दिखती है एक लड़की जो कि बिल्कुल उसकी तरह है। लेकिन कौन है ये लड़की, किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल तो अभी रेस को जीतना था। बियंका हर साल इस रेस को इसलिए जीतती थी क्योंकि वो चीटिंग करती थी। उसकी मदद करने के लिए उसका साथी नीचे रहता था। लेकिन इस बार बियंका का सामना किसी मामूली लड़की से नहीं बल्कि वेडनेसडे से था। वेडनेसडे और थिंग मिलके बियंका के दोस्त को बेहोश करते हैं और ये रेस वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन वेडनेसडे को इन सारी बातों से परवाह नहीं है। वो अंदर की तरफ जाती है और फाइनली उसे नाइटशेड का सीक्रेट कमरा मिल जाता है। रात को वो उस कमरे में जाती है और फाइनली उसे रोवन वाली किताब भी मिल जाती है। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकल पाती, उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। तो कौन है ये लोग और आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा, इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।